हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक सर आज एनसीईआरटी क्लास में 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन की चर्चा करेंगे, जिसमें स्थानीय परिवर्तन, सेना में क्या परिवर्तन हुआ और सार्वजनिक सेवा में क्या परिवर्तन हुआ, इन सब पर हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग स्थानीय परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा जा सकता है कि स्थानीय संस्थाओं में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने प्रशासन का और विकेंद्रीकरण किया, यानी प्रशासन का और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन किया, यानी विकेंद्रीकरण किया। साथ ही साथ इसमें नगर पालिका और जिला परिषद के द्वारा स्थानीय शासनों को प्रोत्साहित किया। यानी हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि सरकार ने जो है 1857 के बाद यानी 1858 में जो प्रशासनिक परिवर्तन किए, वो प्रशासनिक परिवर्तन में हुआ क्या, तो विकेंद्रीकरण पर और भी अधिक ध्यान दिया प्रशासनिक तौर पर, जिसमें नगर पालिका और जिला परिषद के द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया गया। ये 2 पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। अब चूंकि थोड़ा सा भूमिका देखते हैं हम लोग। औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सेंचुरी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को धीरे धीरे बदलकर रख दिया था। जैसा कि हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या कर दिया था, पूरी यूरोपीय अर्थव्यवस्था और वहां की समाज को परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण भारत में भी इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संपर्क और साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण की नई विधियों के कारण आवश्यक हो गया कि अर्थव्यवस्था, भारत की जो व्यवस्था है, शिक्षा है, सफाई है, इन सब चीजों में यूरोप में हुई प्रगति को भारत में भी लागू किया जाए। क्योंकि भारत जो है इसका क्या था, एक उपनिवेश था। तो उपनिवेश होने के कारण जो भी परिवर्तन यूरोपीय देशों में हो रहा था, उसका प्रभाव हमारे भारत में भी देखने को मिला। तो इसी कारण से भारत में भी कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए और उन प्रशासनिक परिवर्तन जो है स्थानीय संस्थाओं में भी देखने को मिलता है। तो अब ये पहला नंबर बिंदु याद रखना कि क्यों हुआ, तो हम लोगों ने बात किया, वहां का रीजन दिया कि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भी नागरिक जीवन में आधुनिक सुधारों को लागू किए जाने की निरंतर मांग की जा रही थी। यानी भारत में भी राष्ट्रवाद का जन्म हो चुका था और राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप, चूंकि समय जन्म हो रहा था, पढ़े लिखे लोग कुछ आ रहे थे, मध्यम वर्ग जो है अंग्रेजों के पहले ही से क्या थे, उनके कह सकते हैं उनका पिट्ठू थे, एक तरह से उनके जो है कहने का मतलब विचारों से प्रभावित थे। तो इस प्रकार से नागरिक जीवन में भी कई आधुनिक सुधार का डिमांड किया जा रहा था। जनता अब चाह क्या रही थी, देखिएगा, शिक्षा, वन ऑफ द रीजन। दूसरा, सफाई व्यवस्था, जल की आपूर्ति, बेहतर सड़क और अन्य नागरिक सुविधा। यानी अब जनता जो है पहले की तुलना में एक व्यापक जो है सुधार खोज रही थी और उनका वही बेसिक नीड्स है जो होता है अगर देखा जाए स्थानीय स्तर पर, तो जनता में शिक्षा, सफाई, जल, सड़क, ये सब नागरिक सुविधाओं का डिमांड हो रहा था। तो इसीलिए स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को देखा जा रहा है यहां पर। अब इसी कारण से अधिकाधिक महसूस किया जा रहा था, सरकार अब इनको और अनदेखा नहीं कर सकती थी। यानी सरकार स्थानीय जरूरतों की चीजों को अनदेखित नहीं कर सकती थी, अब उस पर ध्यान देना जरूरी था। चूंकि सरकार जो है पहले से ही कुछ खर्चा कर चुकी थी, सेना पर, रेलवे पर, ये सब पर खर्चा हो चुका था। इस कारण से भारत में जो है वित्त व्यवस्था जो उनका था, यानी फाइनेंशियल जो चीजें थी, वो बहुत हद तक खर्चीली हो चुकी थी। इसलिए भारतीय गरीब जनता पर करों का बोझ पहले ही से अधिक था। अगर इसमें और अधिक बढ़ोतरी किया जाए तो जैसा कि हम लोग देखा 1857 का रिवोल्ट हुआ है, फिर से रिवोल्ट होने की संभावना हो जाती है, जन असंतोष बन सकता है। इसलिए सरकार ने जो है एक नए तरीके से जो है एक परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन लोगों ने क्या किया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उस समय के जो बागान मालिक हैं, जमींदार हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, अधिकारी, उन पर कर लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर कर लगाती तो उनमें भी इंसर्जेंसी हो सकता था। तो इस कारण से अगर आप देखा जाए तो निर्णय किया गया कि जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, विशेषकर क्या क्या है, शिक्षा,
स्वास्थ्य, सफाई, जल आपूर्ति, ये सब स्थानीय संस्था जो आज भी हमारे यहां देखने को मिलता है। निचले स्तर पर जो हम लोग कहते हैं पंचायत है ना, नगर पालिका, तो इन सब में स्थानीय कर लगाकर उनका खर्च निकाला जाए। अब स्थानीय यानी लोकल टैक्स लगाकर उनका जो है खर्चा निकाला जाए। तो अंग्रेजों ने एक और आधार यानी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना को लेकर ध्यान दिया। यानी इसी कारण से भारत में 1858 के बाद स्थानीय संस्थाओं के विकास को लेकर या स्थानीय संस्थानों में एक जो है व्यापक जो है नीतिगत बदलाव किया गया। उनका मत था कि किसी ना किसी रूप में प्रशासन से भारतीयों को जोड़ने से वे राजनीतिक रूप से असंतुष्ट नहीं होंगे। तो इससे क्या हुआ, अगर मूल तौर पर अगर देखा जाए, जो हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो मूल रूप से देखा जाए तो चाहती क्या है सरकार चाह रही है कि स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से जो है जो उनका डिमांड है वो डिमांड को फुलफिल करके परिवर्तन किया जाए। ये एक बड़ी चीज है। इसी कारण से सबसे मेन पॉइंट है 1864 और 1868 के बीच स्थानीय संस्थानों की स्थापना हुई, जैसा कि आपको पता होगा। यानी इसके बीच में स्थानीय संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया और हर मामले में यानी लगभग हर मामले में इनके सदस्य नामजद होते थे। नामजद मतलब नॉमिनेट किए जाते थे। इसलिए संस्थाएं किसी भी तरह स्थानीय स्वशासन नहीं की जा सकती थी। प्रबुद्ध भारतीयों ने भी उनमें ऐसा नहीं माना। यानी इस प्रकार से देखा जा सकता है कि स्थानीय शासनों का या संस्थाओं का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। पहला आदमी जो प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव में भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉर्ड रिपन 1882 में सरकार ने जो है सबसे बड़ा कदम उठाया इस दिशा में, एक सकारात्मक कदम उठाया। हालांकि इस सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हो स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। यानी एक तरीके से स्थानीय संस्थाओं के विकास का एक मार्ग प्रशस्त किया गया। किसके पीरियड में? लॉर्ड रिपन। और जहां भी अधिकारियों का चुनाव प्रणाली लागू करना संभव लगे वहां गैर अधिकारी सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाना था। यानी यहां का एक प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी स्थानीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसी गैर अधिकारी के चुनाव की छूट भी दी गई। यानी यह पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी स्थानीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में अगर बात किया जाए तो किसी गैर अधिकारी के चुनाव की छूट दी गई। यानी गैर अधिकारी भी इसमें चुने जा सकते थे। जिला के अधिकारी ही जिला परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे। यानी जिला अधिकारी जो होंगे वो इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि धीरे धीरे गैर अधिकारी नगर पालिका समितियों के अध्यक्ष बनने लगे थे। यानी एक बड़ा बदलाव किया गया। तो लॉर्ड रिपन इसीलिए इसके जनक माने जाते हैं। हालांकि ये मॉडल बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया। सरकार ने स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और उनको अपने विवेक के अनुसार निलंबित या भंग करने का अधिकार अपने हाथ में रखा, जैसा कि औपनिवेशिक चरित्र है। यानी ब्रिटिश सरकार सारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल अपने हाथ में ही रखी हुई थी। मगर यहां पर चूंकि पहली बार जो है स्थानीय संस्थाओं के विकास पर जो है बल दिया गया, तो इस प्रकार से 1858 के बाद जो परिवर्तन हुआ प्रशासनिक, उसमें स्थानीय परिवर्तन को भी आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट आप हमेशा याद रख सकते हैं, स्थानीय परिवर्तन किया गया और यही स्थानीय परिवर्तन जो स्थानीय मुद्दे हैं उन सबको जो है एक तरह से सरकार का उस पर ध्यान गया और के लिए स्थानीय संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब दूसरा बदलाव, सेना में परिवर्तन। जैसा कि आपको पता ही 1857 की क्रांति का सबसे मूल रूप यानी मूल माना जाता है कारण वो है सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह हुआ था। इस कारण से 1858 के बाद एक बड़ा व्यापक बदलाव हुआ, सेना में परिवर्तन। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ सबसे पहले क्या किया गया? रीऑर्गेनाइज किया गया। यानी इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, पुनः गठन किया गया, जिसका एम क्या था? एक और विद्रोह ना होने देना। यानी 1857 की विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो। शासकों ने यह भी देखा कि जो भी शासन का एकमात्र सुरक्षित आधार जो है एक्चुअल में यही है। यानी कहने का मतलब है सेना का अगर विद्रोह नहीं होता है तो स्वाभाविक है शासन व्यवस्था को चलाने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगा। तो यहां पर जो है कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए जिसके माध्यम से जो है भविष्य में कोई सेना का विद्रोह ना हो। तो सबसे पहले करना क्या होगा? पहला नंबर पॉइंट, यानी इस पॉइंट को छोड़कर यहां पर सीधे आ जाएंगे हम लोग, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया।
क्योंकि पहले सेना में भारतीयों की संख्या अधिक थी, जैसा कि हम लोग 1857 के विद्रोह में भी चर्चा किए होंगे। बंगाल की सेना में अब यह अनुपात 1 और 2 का तथा मद्रास और बंबई की सेना में 2 और 5 का था, यानी बदलाव कर दिया गया, यानी रेशियो चेंज कर दिया गया। संख्या में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया, यानी जहां जहां पर सेना का इंपॉर्टेंस था, जहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशन उस प्रकार का था, वहां पर जो है भारतीय सेना की जगह पर यूरोपीय सेना को अधिक तैनात किया गया। कुछ खास चीजों में भी यूरोपीय सैनिकों को प्रायोरिटी दिया गया, जैसे तोपखाना, टैंक हो गया, बख्तरबंद गाड़ी हो गई, यानी जो महत्वपूर्ण सेना का विभाग था वो यूरोपीय के हाथों में डाल दिए गए, यानी यूरोपियों को दे दिए गए। इससे क्या हो गया कि भविष्य में किसी प्रकार का 1857 जैसे रिवोल्ट की पुनरावृत्ति ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की जो पुरानी नीति थी, जो 1857 के कारण के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि सेना में विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा सेना को जो है प्रमोशन नहीं देता था और बड़े पद पर उनको आसीन नहीं किया जाता था। ये वाला जो नियम है अभी भी निरंतर जारी रहा। 1914 तक इसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया, ये फैक्ट लाइन है, इसको तो ध्यान रखेंगे। 14 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सकते थे, यानी मैक्सिमम उनको सूबेदार का पद ही दिया जाता था। दूसरी ओर सेना के भारतीय अंग का जो संगठन है, संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया। जब जो लोग सब्जेक्टिव लिखते हैं वो ध्यान रखिएगा इस बात को कि सेना को किस फॉर्म में किया गया, संतुलन और जवाबी संतुलन और बांटो और राज करो की नीति का के आधार पर अभी भी कैरी ऑन किया गया है। और गौर कीजिएगा, इस तरह का पर्पस इसलिए किया गया है क्योंकि सेना फिर से कभी भी एकजुट ना हो पाए, यानी सेना जो है अपने आप को एक साथ जोड़ ना पाए ताकि वो रिवोल्ट करने में सक्षम ना हो। क्लियर, कोई ऐसा अवसर ना मिले। दूसरा बिंदु, अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सैनिकों ने आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी और 1857 के विद्रोह में उन्हें भाग लेने के कारण उन्हें गैर लड़ाकू घोषित भी कर दिया गया था, यानी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, लड़ाकू और गैर लड़ाकू। जो अंग्रेजों के समर्थक हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, और जो अंग्रेजों के समर्थक सैनिक नहीं है, यानी जो उन्होंने रिवोल्ट किया ऐसा कुछ संभावना लगता है, तो उसे अलग किया गया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबी, गोरखा, पठान को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उनको बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया, यानी सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना में अब जो है पंजाबियों को, गोरखा को और पठानों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाने लगा कंपैरेटिव टू बंगाल के, अवध के, बिहार के, ये सब लोगों को, यानी इनके सैनिक रेजिमेंट वाले लोगों को अब प्रायोरिटी नहीं दिया जाने लगा। 1875 तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का हो गया। ये एक फैक्ट लाइन है जो सपोर्ट लाइन में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अब पंजाबियों का जो है यानी सिख रेजिमेंट का ज्यादा भूमिका हो गया। साथ ही भारतीय रेजिमेंटों का तमाम जातियों और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया, यानी सभी सेना में क्या कर दिया, मिक्स कर दी गई, कई जातियों का मिश्रण कर दिया गया और पर्पस बस एक ही था, प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया गया, एक दूसरे को जो है प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया गया। सैनिकों को सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई, क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया, यानी निचले स्तर पर जो है सैनिकों में ऐसा बदलाव किया गया ताकि राष्ट्रवाद का उनमें जन्म नहीं हो सके, राष्ट्रवाद की भावना ना फैल सके। यही तो है ब्रिटिश की जो है पॉलिसी, यानी भारतीयों को ऐसा कोई अवसर ना देना ताकि उनमें किसी प्रकार के राष्ट्रवाद का जन्म हो सके। इसके अलावा यानी कहने का मतलब इसीलिए जाति और संप्रदाय के आधार पर कंपनियां बनाई गई, दैट इज कॉल्ड फैक्ट लाइन, यानी हो गया आपका फैक्ट्स हो गया। अब है भारतीय सेना शुद्ध रूप से भाड़े की सेना बनी रही, अलावा बाकी जनता के जीवन और विचारों से अलग रखने का उनको प्रयास किया, यानी अब जनता के मुद्दे से वो प्रभावित ना हो, चूंकि 1857 में इस तरह के मुद्दे हम लोगों को देखने को मिला, यानी राष्ट्रवादी विचारों से उनको दूर रखने का प्रयास किया गया। जब भी आप कभी सब्जेक्टिव आंसर लिखें तो इस बात को जरूर ध्यान दें कि भारतीय सेना जो है उसमें एक बड़े बदलाव लाए गए, ना केवल रेशियो में परिवर्तन यानी 5:2 किया गया, ऐसा कुछ किया गया, बल्कि बदलाव यह भी लाया गया कि उनको
राष्ट्रवादी भावना उनमें ना पनप सके। पत्र पत्रिका, पेपर, इन सब चीजों से सैनिकों की पहुंच को दूर कर दिया गया ताकि वो सैनिक जो है इसका लाभ ना ले सके, सैनिकों में ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो सके। यह हुआ आपका 1858 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन में सैन्य में या सेना में परिवर्तन। अब तीसरा एंगल, तीसरा पार्ट हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक सेवाएं, यानी पब्लिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं। जैसे प्रशासन में अधिकार, उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य बैठे होते थे, यानी आईसीएस, जिनको हम लोग आज के डेट में आईएएस कहते हैं, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग बैठे होते थे। और आपको शायद पहले से पता होगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता था वो लंदन में होता था, ताकि भारतीय तो उसमें शामिल ही नहीं हो पाते, यानी लंदन में एक खुली वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाती थी। यानी हम लोग को सबसे बड़ा चीज समझ लें, प्रशासन में सर्वोच्च जो है वो आईसीएस के पदाधिकारी होते थे और जिनका जो नियुक्ति प्रक्रिया होती थी वो लंदन में होती थी। तो इन परीक्षाओं में भारतीय भी बैठ सकते थे, प्रोविजन तो है, मगर 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर बने। VVI पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पहले आईसीएस वाले कौन हो गए? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के जो है बड़े भाई थे। उसके बाद जो है लगभग हर साल एक दो भारतीय सिविल सर्विसेज में जो है इस पद पर पहुंच जाते थे, वो परीक्षा तक पहुंच जाते थे, मगर अंग्रेजों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत ही नगण्य, यानी भारतीय जो है उच्च प्रशासनिक पदों पर भी नहीं पहुंच पाते थे। इससे सार्वजनिक सेवा में से भी वो दूर रहते थे, बहुत ज्यादा भारतीयों को उसमें नियुक्ति में नहीं मिलता था। वास्तव में सिविल सर्विसेज के दरवाजे भारतीयों के लिए एक तरह से देखा जाए मोटे तौर पर बंद ही थे। क्योंकि क्यों होंगे बंद? सीधा सा बात है, उसका परीक्षा लंदन में हो रहा है और लंदन जाके परीक्षा देना पॉसिबिलिटी से परे है। क्लियर? हालांकि फिर भी कुछ जो है, जो हम लोग जो है परीक्षा, यानी भारतीय जो है परीक्षा पास आउट कर सके, जैसे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो काफी मुश्किल से जो है इस परीक्षा को पास किए होंगे। ये परीक्षा का जो माध्यम जो है वो अंग्रेजी ही था। ये तो हमारे आजाद भारत में भी बहुत दिनों तक रहा है। यूपीएससी की जो आईएएस की परीक्षा है वो उसमें उसका माध्यम अंग्रेजी ही था। आज भी हम लोग अंग्रेजी पर ही ज्यादा बल देते हैं। क्लियर? तो उस समय भी अंग्रेजी को ही बल दिया गया। सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने की आयु जो 1859 में 23 वर्ष थी, अब 1878 में क्या कर दिया गया? उसको घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। यानी अब जो है 23 वर्ष से घटाकर, कब? ईयर वाला पॉइंट याद रखिएगा, 1878 में 19 वर्ष कर दी गई। 23 वर्ष के भारतीय युवक के लिए सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में सफल होना कठिन था, अब तो और 19 वर्ष कर दी। और पहले जो हमारे भारत में बहुत ज्यादा शिक्षा भी नहीं था, तो बहुत देर से लोग एजुकेशन प्राप्त करते थे। ऐसे में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 19 वर्ष में भारतीय कैसे आईसीएस की परीक्षा पास कर सकते हैं। यह एक बड़ा मुश्किल और एक चुनौती वाली बात थी। आज भी आप देखते होंगे सिविल सर्विसेज की जो मैक्सिमम एज है वो काफी आगे तक है, 32 साल तक है, और उसमें भी रिलैक्सेशन है। बहुत सारे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। तो इसका मतलब है आज परीक्षा का जो मॉड्यूल है और उस दौर का परीक्षा का मॉड्यूल आप विचार करके देख सकते हैं। 19 वर्ष में पास करना बड़ा मुश्किल था। अब आते हैं कि प्रशासन के दूसरे विभाग जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक, तार, जंगल, इंजीनियरिंग, कस्टम, ये सब हो गया विभाग, जिसमें अधिक वेतन वाले पद जो हैं वो केवल ब्रिटिश को देते थे। यानी जिसमें मैक्सिमम सैलरी मिलता था, जिसमें अधिक वेतन मिलता था, वो केवल ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षित था। भारतीयों को इसमें किसी प्रकार का कोई नौकरी नहीं मिलता था। यानी सार्वजनिक सेवा में भी वर्चस्व किसका है? अंग्रेजों का है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियों का वर्चस्व आकस्मिक नहीं था। भारत के शासकों का मत था कि भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी था। कंट्राडिक्शन फैक्ट है, ऐसा लोगों का मानना है। 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किमरेले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना आवश्यक है। किसने कहा? लॉर्ड किमरेले। कब कहा? 1893 में। कौन है ये? इंडियन सेक्रेटरी है, भारत सचिव है। अब है भारतीयों के दबाव में 1918 के बाद प्रशासकीय सेवा में धीरे धीरे भारतीयकरण किया जाने लगा। शायद आपको पता होगा, बहुत हम लोग भारत यानी सिविल सेवा में भारतीयकरण किया जाए सिविल सेवा का, ऐसा डिमांड हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे। शायद याद होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था तो उनका शुरुआती मैनिफेस्टो में भी यही पॉइंट था। उसके बाद हम लोग जब बात कर रहे हैं होम रूल मूवमेंट का, उसमें भी सिविल सेवा के भारतीयकरण का डिमांड था। जब हम लोग लखनऊ समझौता के समय में बात कर रहे थे, उस समय भी सिविल सेवा का भारतीयकरण का डिमांड, यानी डिमांड बहुत जमाने से चल रहा था।
तो इसके बाद प्रशासकीय सेवा में बहुत सारे भारतीयकरण किया गया, लेकिन नियंत्रण और अधिकार के पद पर फिर भी अंग्रेजों के हाथ में ही था। यानी नियंत्रण और अधिकार जो है ज्यादा भारतीयों के हाथ में नहीं था बल्कि अंग्रेजों के हाथ में था। और लोगों को जल्द ही पता चल गया कि इन सेवाओं में भारतीयकरण से उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आ सकती है। और राजनीतिक शक्ति आएगी कैसे? तो भारतीय ब्रिटिश शासन के एजेंट का काम ही करते हैं और वफादारी के साथ ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यानी उसके लिए क्या करना होगा? एक बदलाव करना होगा और प्रशासन को न केवल अपने हाथों में लेना होगा बल्कि भारत की पूरी राजनीतिक जो स्थिति है उसमें बदलाव की जरूरत है। अर्थात आंदोलनों के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से भारत की सत्ता पर अधिकार करना होगा। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का ये पॉइंट टू पॉइंट क्लास लेक्चर आज समाप्त हुआ।